हेलो स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। और आज हम इसमें ये क्वेश्चन कराने वाले हैं 1 to 13 तक। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और नेक्स्ट 13 में से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो लास्ट 13 उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट 13, सेकेंड लेक्चर में मिसलेनियस के 13, थर्ड लेक्चर में मिसलेनियस के 13। इससे पहले हम 11 लेक्चर लेके आ चुके हैं इंटीग्रल्स के। सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हो। अगर उनको देखोगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज और ज़्यादा समझ में आएगी। चलो अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, दोनों से कॉमन x आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया। x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म बन गया था। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर फॉर्म दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर आएगा तो हमें पार्शियल फ्रिक्शन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रिक्शन मेथड लगा लेते हैं। इसमें x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन एक्स आएगा, प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स होगा और c अपॉन 1 प्लस एक्स होगा। पार्शियल फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर आएगा। डिनोमिनेटर में अगर क्यूबिक है तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड का मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम आएगा x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इससे ये वैल्यू कट हो जाती है, ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को मैंने एक साथ ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी के लिए 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट हो गया, बचा उसका मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दिया x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, x का 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई किया, x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में लिखा c। और 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट हो गया और बचेगा x 1 माइनस एक्स, तो वैल्यू आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कंप्लीट वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाती है। 1 इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और माइनस सी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब कंपैरिजन कर लेते हैं हम बोथ साइड का। कंपेयरिंग बोथ साइड, देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था माइनस ए, एक्स स्क्वायर बी आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस सी आ गया। ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट थे। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है तो इज इक्वल टू में 0 आएगा। अब एक्स के कोफिशिएंट देखो, एक बी आ रहा था, एक सी आ रहा था, तो वैल्यू आएगी बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर एक्स का नहीं है इसलिए 0 आ गया। कांस्टेंट वैल्यू को देख लेते हैं। कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल ए है, तो मैंने ए को लिख दिया 1, क्योंकि लेफ्ट में कांस्टेंट 1 था, राइट में कांस्टेंट ए था, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -1 प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड इक्वेशन थी बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन माइनस प्लस कैंसिल आउट, 2b इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू हाफ आ गया। ये b की वैल्यू आ गई। अब हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि b और a ये दोनों हमें पता है, तो इक्वेशन सेकंड का यूज कर लिया, इसे इक्वेशन का यूज किया। तो इक्वेशन सेकंड से b का वैल्यू था हाफ प्लस c इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हाफ, c का वैल्यू माइनस हाफ। इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर x में पुट कर देते हैं। इसे इक्वेशन x डाल दिया, ये मेन इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट x का यूज किया। तो इक्वेशन जब x का यूज करेंगे तो 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन भी साथ में ले लिया मैंने, और a का वैल्यू था, फाइंड कर लिया था 1, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स आएगा। और b का वैल्यू था हाफ, लेकिन हाफ कांस्टेंट होगा इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया, 1 माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे ही c का वैल्यू, b का वैल्यू हाफ था, c का वैल्यू माइनस हाफ था, इसको भी बाहर निकाला, वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, साथ में इंटीग्रेशन भी ले लिया। 1 बाई एक्स यानी लॉग एक्स आता है प्लस हाफ, और
डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 आएगा, x का -1 आएगा, तो माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। ओवरऑल वैल्यू -1 आएगी, तो न्यूमरेटर में तो 1 लिखा है, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, अब आएगा 1 - x माइनस हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आएगा, तो ये 1 + x हो गया प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। इसमें चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, -हाफ कॉमन आएगा, log m + log n होगा, log m/n आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर आ रहे थे, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया आ जाएगा। न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू थी। कांस्टेंट के अलावा अगर लीनियर भी होता, क्वाड्रेटिक भी होता, तब भी इसी मेथड से यानी पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कंप्लीट करते। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है और एक रूट प्लस फिर से रूट आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए रूट ऑफ x + a और प्लस रूट ऑफ x + b लिखा और रेशनलाइजेशन किया, सेम वैल्यू लेकिन माइनस साइन लगा देंगे x + b और यही सेम वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, रूट x + a और माइनस रूट x + b आ गया, dx हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + a माइनस रूट ऑफ x + b और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी हो गई a + b a - b, तो a² - b² आएगा, x + a माइनस x + b dx। अगला स्टेप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x + a माइनस रूट ऑफ x + b होल अपॉन x + a माइनस x माइनस b, x से x कैंसिल हो गया dx। ठीक है, अब जो एक प्रॉब्लम थी कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा था, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया है क्योंकि न्यूमरेटर में केवल वेरिएबल बचा है। जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट यानी रियल नंबर थे उनको बाहर निकाल दिया, 1/a - b इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x + a, इसको dx अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x + b dx, ये सेकेंड टर्म आ गया। देन 1/a - b, अब इसको मैंने रूट में लिख दिया, जो रूट का नंबर था उसे लिख दिया x + a⁻½ dx। सेम टाइप से सेकेंड नंबर को लिखा x + b⁻½ dx। ठीक है, इन दोनों नंबर को लिखा। अब देखो एक मैंने फॉर्मूला बताया था x⁻n dx का, पावर में 1 ऐड कर देते हैं वही सेम नंबर आ जाता है। लेकिन जब ये फॉर्मूला बताया था तो एक और चीज़ बताई थी कि जैसे x⁻n का होगा वैसे ही लीनियर टू द पावर n का होगा। तो ये लीनियर टू द पावर n, लीनियर टू द पावर कांस्टेंट है, 1/a - b। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं x⁻n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो x + a⁻½ + 1 वैल्यू आएगी 3/2 होल अपॉन 3, न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, माइनस x + b लीनियर था, इसका भी सेम टाइप से होगा 3/2 होल बाई 3 2 और प्लस कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट की वैल्यू आती है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर से वेरिएबल चला गया था, सॉल्विंग और सिंपल हो गई, ये लीनियर फॉर्म बन गया और लीनियर फॉर्म का x⁻n जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया। सेकंड कंप्लीट हुआ, फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में देखो दो टर्म लिखे हुए हैं, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर। ये दोनों टर्म जो हैं, इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि एक को सपोज कर लें दूसरा आ जाए। मैंने बताया था कि जब भी दो फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन में तो हम एक फंक्शन को सपोज करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर दूसरा टर्म हमें मिल जाता है तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वैल्यू कट हो जाती है और ओवरऑल इंटीग्रेशन के अंदर एक ही फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, x² इस ब्रैकेट के अंदर से कॉमन हमें दिखाई दे रहा है x⁻4 है नहीं कॉमन, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे। कॉमन निकालने से बेनिफिट क्या होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन x⁻4 कॉमन निकालेंगे तो होल पावर 3/4 है तो वो भी साथ में बाहर आ जाएगी। ठीक है, होल पावर है ना, तो x⁻4 आ रहा है तो होल पावर 3/4 भी बाहर आ जाएगी। x⁻4 + 1/x⁻4 रूल क्या होता है, जो कॉमन उसी से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वापस मल्टीप्लाई करके देखो, ये सेम वैल्यू आ जाएगी जैसे ये लिखी हुई थी। अब इसमें 4 से 4 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये x⁻3 था, ये x⁻2 था, होल कंप्लीट आएगा x⁻5
और इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों टर्म को डिवाइड किया अलग अलग, 1 + 1/x⁴ dx, ये फॉर्म आ गया। अब देखो इसमें हम इस होल पावर 3/4 लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हम सपोज कर लें, क्योंकि ये फ्रैक्शनल में भी है तो इसी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करे उसी को सपोज कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी बताया, जो टर्म बड़ा दिखे उसको सपोज कर लो, ये भी बताया जो टर्म फ्रैक्शनल दिखे उसको सपोज कर लो, इसीलिए मैंने इसको सपोज कर लिया 1 + 1/x⁴, और ये भी हमें समझ में आ रहा है x⁴ है तो x⁵ डिफरेंशिएट करने के बाद आ सकता है, ठीक है, क्योंकि x⁻⁻4 बनेगा, तो 1 + x⁻⁻4 = t। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो 1 का तो 0 हो गया, -4 आ गया और एक पावरलेस, dx = हो गया dt। क्लियर, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। दो फंक्शन थे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे जिससे दूसरा फंक्शन मैच कर जाएगा। अब x⁻⁻5 को अपॉन में लिख दिया, -4/x⁵, इसको लिखा 1/x⁵ dx = -1/4 dt। तो अब इधर देखो 1/x⁵ और dx, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -1/4 dt से। -1/4 तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/x⁴ के प्लेस पे t और होल पावर 3/4, और dx के प्लेस पे dt आ गया, और देखा होगा -1/4 मैंने बाहर लिखा और सारी वैल्यू मैच कर गई। देखो 1/x⁵ dx, इसके प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी -1/4 dt, ठीक है, -1/4 आ गया, dt आ गया, और ये बचा था इसके प्लेस पे आ गया t, ठीक है। -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, तो वैल्यू आएगी t⁻³ dt। क्लियर, न्यूमरेटर में ले गए। अब ये x⁻n का फॉर्मूला बन गया है, तो x⁻n के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो पावर में 1 ऐड करेंगे और 1 ऐड करेंगे, वही वैल्यू अपॉन में आ जाती है, सेम वैल्यू प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा, -1/4 इंटू x⁻1/4 होल अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देन सॉरी यहाँ पे t लिखा हुआ था, t आएगा, ठीक है, ये भी t आएगा, तो हमें आंसर मिलेगा -t⁻1/4 प्लस c। अब t क्वेश्चन में वेरिएबल x था, आंसर t के टर्म में आया, तो हम एक काम करते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन x के वेरिएबल में, तो आंसर भी x के वेरिएबल में भी आना चाहिए, तो होल पावर 1/4 आएगा, प्लस c है, यहाँ पे माइनस था तो इसमें भी माइनस आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। दो फंक्शन थे, तो ये जो टर्म था इससे मैंने पहले कॉमन निकाली, x⁵ आ गया, 1/x⁴ आ रहा था, x⁻⁻4 हो गया, तो फिर हमें यहाँ से लगने लगा कि ये टर्म मैच कर जाएगा और कट हो जाएगा, सिंगल टर्म आएगा, डिफरेंशिएट किया और इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखो डिनोमिनेटर में दोनों ही पावर फ्रैक्शन में x⁻½ और प्लस x⁻3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब डिनोमिनेटर में दोनों ही वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो फिर हम दोनों ही टर्म का एलसीएम लेते हैं, तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम आएगा 1/6, है ना। 1/2 और 1/3 का एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6, और न्यूमरेटर में तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, 3 + 2 आएगा, तो डिनोमिनेटर में कम से कम 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो जब भी वेरिएबल टू दी पावर फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 आ रहा है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें x को हमेशा सपोज करना है t⁻6, है ना। इस केस में हमें x को सपोज करना है t⁻6। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे 1/3 और 1/5 लिखा हुआ है, तो एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया, तो हमें x को क्या सपोज करना है, t⁻15, ठीक है, जो एलसीएम आएगा वही t⁻ हो जाती है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। 6 t⁻5 dt आ गया, इंटीग्रेट किया तो dx के प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 6 t⁻5, 6 कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिया, होल अपॉन, अब देखो x⁻½ लिखा है, t⁻6 टू दी होल पावर हाफ और t⁻6 टू दी होल पावर 1/3 और dt तो लिख ही दिया था। ये बेनिफिट है, देखो 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया, अगर हम 6 लिखेंगे तो ये दोनों वैल्यू को कट कर देगा।
अगर एलसीएम नहीं देखते तो ये दोनों वैल्यू को कट नहीं करता, फिर भी फाइनली वैल्यू फ्रैक्शन में रहती। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो मेरा एम रहता है कि किसी भी तरह से फ्रैक्शन चला जाए, और अगर फ्रैक्शन जाएगा तो सॉल्विंग सिंपल रहेगी। ठीक है, टर्म सिंपल से देखेंगे तो t टू दी पावर 5 अपॉन ये 3 आएगा यहाँ से और यहाँ से 2 आ गया, तो टी क्यू और टी स्क्वायर डी टी 6 टी टू दी पावर 5। अब देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, टी स्क्वायर टी प्लस 1 आएगा डी टी। इससे हमने इसको कट कर दिया टी टू दी पावर 3 टाइम्स, देन 6 टी टू दी पावर 3 डी टी और अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई टी प्लस 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें 6। अब इसमें टी टू दी पावर 3 में मैंने -1 कर लिया और +1 कर लिया। +1 हम पहले करेंगे, -1 बाद में करेंगे, अपॉन में t + 1। ये मुझे आइडिया कैसे आया, डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर में t + 1 लिखा हुआ था और न्यूमरेटर में हम a क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी बना लें तो हमें फर्स्ट टर्म जो था t + 1 आएगा। जब इसको ओपन करेंगे ना a क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी को, तो डिनोमिनेटर से t + 1 न्यूमरेटर के t + 1 जो आइडेंटिटी को ओपन करके आएगा उससे ये टर्म कट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस पहले लिखा और माइनस। अगर t - 1 लिखा होता तो हम -1 को पहले लिखते, +1 को बाद में लिखते। समझ गए होंगे। 6 इसमें a क्यू प्लस बी क्यू लगाया तो a प्लस बी आएगा, फिर a स्क्वायर और सेकेंड नंबर का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, t × 1 वैल्यू t आएगी और डिनोमिनेटर को दोनों के साथ ही स्प्लिट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t + 1 dt। तो ये t + 1 से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 6। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा t टू दी पावर 3/3 और t1 का इंटीग्रेशन t हो गया और t का इंटीग्रेशन t²/2 आ गया। क्लियर। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करने से अगर न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है ये बात रट गई होगी क्योंकि मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है। तो ये अभी आंसर हो गया, लेकिन मैंने t को सपोज किया था क्वेश्चन x के टर्म में, तो आंसर भी x के टर्म में आएगा। 6। अब देखो t टू दी पावर 6 लिखा हुआ है उधर और ये t टू दी पावर 3 लिखा है। तो t टू दी पावर 6 अगर x है तो t टू दी पावर 3 कितना होगा, x टू दी पावर ½ प्लस अगर t टू दी पावर 6 x है तो t कितना होगा, x टू दी पावर 1/6। अगर t टू दी पावर 6 x है तो t स्क्वायर कितना होगा, x टू दी पावर 1/3/2 माइनस लॉग ऑफ t का वैल्यू आएगा x टू दी पावर 1/6 + 1 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये क्वेश्चन हो गया। मेथड याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल आ जाएं और दोनों ही फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, वही t की पावर में आ जाता है। फिर सपोज करके सॉल्व करके इंटीग्रेशन कर दिया, 5 कंप्लीट हुआ। 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिनोमिनेटर में देखो थोड़ा बड़ा टर्म लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में छोटा है। डिनोमिनेटर में बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि साइन a - b का फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, अब न्यूमरेटर को मैंने लिख दिया साइन x - a + a। न्यूमरेटर को हमें बनाना है फॉर्म, क्योंकि साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो डिनोमिनेटर के लिए बने। न्यूमरेटर के लिए फॉर्मूला होता है, तो डिनोमिनेटर को हमें मिनिमाइज करना है और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए -a + a कर लिया, जिससे ये वैल्यू डिनोमिनेटर की कैंसिल हो जाए। अब x - a को मैंने एक टर्म सपोज किया और a को सेकेंड टर्म सपोज किया। तो साइन x - a और cos a और प्लस cos x - a और वैल्यू साइन a आ गई। ठीक है, साइन a + b में साइन a cos b, cos a sin b का फॉर्मूला लगा दिया और डिनोमिनेटर को अलग अलग हम ब्रेक कर लेते हैं। x - a इसमें भी अलग से ब्रेक कर लिया, साइन x - a, और इसमें देखो मैंने dx लिख दिया और इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लिख दिया। ठीक है, और ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो गई। cos a कांस्टेंट था, abc जहाँ पे भी आता है वो सारे रियल नंबर होते हैं। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो a ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट ही नंबर होगा, बाहर निकाल दिया मैंने, 1 dx आएगा, कुछ भी नहीं बचा। और प्लस ये cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x - a। साइन a कांस्टेंट था क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, साइन a आ गया। ठीक है, dx लिख दिया। cos a 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x आएगा, पहले लिख दिया मैंने, साइन a। और cot x - a का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आता है log sin a, log sin x - a था, x - a लिख दिया प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया।
डिनोमिनेटर को थोड़ा हमें बड़ा बनाना था, जिससे न्यूमरेटर को बड़ा बनाना था, जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए और कुछ वैल्यू कट हो गई। देखो न्यूमरेटर में टर्म्स आ गए और डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जिस टाइप का फॉर्म बना है उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर्टी पहले बताते हैं। जैसे e टू दी पावर लॉग बेस ex लिखा है, यानी पूरे फंक्शन का बेस e है और लॉग का बेस अगर e है, तो अगर पूरे फंक्शन का बेस e और लॉग का बेस e सेम हो जाता है तो लॉग का जो भी इंडेक्स होता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, यही हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। e टू दी पावर लॉग x टू दी पावर 5 लिख दिया। ठीक है, पावर आगे लगा दी, ये भी प्रॉपर्टी है। माइनस e टू दी पावर लॉग x टू दी पावर 4 होल अपॉन e टू दी पावर लॉग x टू दी पावर 3 माइनस e टू दी पावर लॉग x स्क्वायर। ठीक है, बेस e बेस e बेस e और बेस e लिख दिया, dx आ गया। अब जब मैंने बताया था e पूरे का बेस e और लॉग का बेस e सेम हो जाता है तो केवल इंडेक्स आ जाता है, वही इसमें होगा। पूरे का बेस e लॉग का बेस e सेम था तो इंडेक्स आएगा। ऐसे सेकंड में होगा, ऐसे डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म, ऐसे डिनोमिनेटर का सेकंड टर्म। क्लियर होगा। अब देखो न्यूमरेटर से हमें कॉमन मिल रहा है x टू दी पावर 4, बचेगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर से हमें कॉमन मिल रहा है x स्क्वायर, बचेगा अगेन x माइनस 1 dx। ये टर्म कैंसिल हो गया, ओवरऑल बचा x स्क्वायर dx और x स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन किया तो आंसर आ गया x क्यूब प्लस बाई 3 प्लस c। तो ये फॉर्म हमें याद रखना है। पूरे फंक्शन का, पूरे जो फंक्शन है उसका बेस और लॉग का बेस सेम होता है तो इंडेक्स आ जाता है। प्रॉपर्टी का यूज किया, उसके बाद लॉग की पावर आगे आ गई और इंटीग्रेशन करके आंसर आ गया। 8th कंप्लीट। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर इसे 4x टू दी होल स्क्वायर लिखा। हम आइडेंटिटी इसमें बनाना चाहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और डिनोमिनेटर में अभी कुछ होगा नहीं, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही कुछ चेंज होगा जिससे डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यू मैच करेगी। अब इसमें आइडेंटिटी बना ली मैंने, a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी आएगी साइन टू दी पावर 4x और माइनस कॉस टू दी पावर 4x। एक बार ऐड किया और सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस कॉस टू दी पावर 4x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और इधर dx आ गया। क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें फिर से आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें तो कुछ फॉर्म बनेगा नहीं तो इसमें फिर से हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। साइन पावर 4 था, इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स टू द स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स टू द स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। और यहाँ से थोड़ा इस टर्म को देखो, मैंने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर टू द पावर 2 कॉस स्क्वायर टू द पावर 2 होल स्क्वायर हम बना लेते हैं इसको। इसके लिए मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड किया और साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर जैसा लिखा था वैसा ही लिख लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो ये वाला टर्म था पावर 4 वाला, इसमें होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ऐड और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट। इसमें देखो आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, है ना। ये होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx होल अपॉन डिनोमिनेटर को अभी भी जैसा लिखा था वैसा ही लिखा। अब ये समझ जाओगे डिनोमिनेटर को जैसा लिखा था वैसे ही हम क्यों लिखते जा रहे हैं, अगले स्टेप में ये बात क्लियर हो जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसको तो 1 ही लिख देंगे डायरेक्ट। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने एज इट इज़ लिखा, और ये जो वैल्यू थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा वैल्यू। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx होल अपॉन आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया इससे, कंप्लीट। इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया था। और न्यूमरेटर से देखो मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया और लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस 2x का फार्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले 11th क्लास के हैं, ये सब याद कर लो। तो यहाँ पे आएगा cos 2x
माइनस का dx और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट आ रहा है तो अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। अब देखो थोड़ा इसमें माइनस लगा था, पावर 8 है तो हमें 2 का मल्टीपल लग रहा था पावर, इसलिए आइडेंटिटी बनाते गए। और इसमें जब भी पावर 4 आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या एक वेरिएबल पे पावर 4 सेकंड वेरिएबल पे पावर 4 प्लस या माइनस से, प्लस से कनेक्ट हो माइनस से तो आइडेंटिटी बन जाएगी, तो हम उसको होल स्क्वायर बना लेते हैं। इसलिए मैंने 2 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर्ड और सब्ट्रैक्ट किया, होल स्क्वायर बन गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। 10th कंप्लीट हुआ। 13 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, e टू दी पावर x, ये हर जगह e टू दी पावर x दिखाई दे रहा है, तो हम e टू दी पावर x को ही t सपोज कर लेते हैं। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x आएगा और dx इज इक्वल टू dt। e टू दी पावर x dx के प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी dt, और e टू दी पावर x t सपोज किया था तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी आएगा। हाँ, इसका मेथड मैंने पीछे भी किया है, तो इसमें थोड़ा अरेंजमेंट हम करेंगे। इसको मैंने लिख दिया 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी और dt, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना। 1 प्लस टी, वैसे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, टी से टी कैंसिल होगा, 2 माइनस 1, ओवरऑल वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया जिससे डिनोमिनेटर भी इससे कैंसिल हो जाए। अब इसके बाद डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया दोनों के लिए, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, और सेकेंड जो वैल्यूज़ थी उसके लिए भी सेम वर्क, 1 प्लस टी और 1 प्लस टी 2 प्लस टी लिखा, dt आ गया, और 1 प्लस टी कैंसिल आउट, 2 प्लस टी कैंसिल आउट, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस टी dt माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी dt। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो न्यूमरेटर आएगा log 1 प्लस टी, और माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर आएगा 2 प्लस टी प्लस सी। अब इसमें log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो log m अपॉन n आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, और t मैंने सपोज कर रखा था e टू दी पावर x है, क्योंकि क्वेश्चन x के वेरिएबल में था, तो आंसर भी x के वेरिएबल में ही आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ यहीं पे। 13 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसके हम मिसलेनियस के 3 लेक्चर लेके आएंगे। 13 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 13 जो भी क्वेश्चन है उसमें से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, उनको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।